हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे नेचर एंड नर्चर के बारे में। हमारे जो CTET-CDP नोट्स हैं उसकी सीरीज़ चल रही है। मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कई पार्ट करा चुकी हूँ। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, CTET के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा था डेवलपमेंट हमारा जो चल रहा है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में। उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था कल। आज हम करेंगे नेचर एंड नर्चर। नेचर प्रकृति से रिलेटेड है और नर्चर हमारा पर्यावरण से। तो आज हम करेंगे नेचर एंड नर्चर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको CTET CDP में देखने को मिलेंगे। CTET क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे। जो पेडोलॉजी होती है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें एंड लर्न करें। तो आज हम करेंगे नेचर एंड नर्चर। तो नेचर के बारे में आप सब बच्चों को पता ही है, और नर्चर के बारे में भी आपको सब पता है। तो नेचर नेचर से हमारा क्या मतलब, क्या नेचर नेचर तो आप सभी जानते हैं। नेचर मीन्स प्रकृति और नर्चर मीन्स पर्यावरण। नर्चर मीन्स पर्यावरण। नेचर मीन्स प्रकृति और नर्चर मीन्स पर्यावरण। तो हम कह सकते हैं कि नेचर किससे रिलेट करता है? नेचर जो है वो प्रकृति से रिलेट करता है। एंड नर्चर किससे रिलेट करता है? पर्यावरण से रिलेट करता है। नेचर की बात करें तो नेचर है, हम जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही माहौल हमें जैसे हमें माहौल मिलेगा वैसे हम माहौल में ढालने की कोशिश करेंगे अपने आप को। तो जो है, जैसा हमें मिला, हेरिडिटी से मिला है, वही नेचर से हमें मिला हुआ है। समझे आप? तो नेचर प्रकृति तो है हमारी, जो प्रकृति हमें देगी तो हम उसी में तो अपने आप को ढालेंगे। जो है, जैसा है, और जैसे जैसे हेरिडिटी से हमें कुछ मिला हुआ है। तो हेरिडिटी हमें किससे मिली है? नेचर से तो मिली हुई है। तो हेरिडिटी हमें किससे मिली है? नेचर से मिली हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नर्चर की। नर्चर हमें क्या है? नर्चर मीन्स पर्यावरण। आपने किसी पौधे को लगाया, हमने किसी पौधे को लगाया, तो हम उसे पौधे को लगाया तो हम पौधे का क्या कर रहे हैं? नरिशमेंट तो कर रहे हैं, पौधे का नर्चर ही तो कर रहे हैं। तो ये काम क्या है? हम क्यों लगा रहे हैं पौधा? हम इसलिए लगा रहे हैं हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन लेवल वो बना रहे। तो पर्यावरण में हम एक तरह से पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि नरिशमेंट कर रहे हैं हम पौधों पर, तो नर्चर। तो इससे रिलेट क्या कर रहा है? नर्चर। तो नेचर मीन्स प्रकृति और नर्चर मीन्स पर्यावरण। तो अब हम आगे बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो मैंने आपको बताया आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ बातें नेचर और नर्चर की। अब बात करते हैं नेचर हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी इज़ डिफाइंड एज अ टोटली बायोलॉजिकल ट्रांसमिटेड फैक्टर्स। तो हेरिडिटी सीधे सीधे किससे कोरिलेट करती है? वो करती है बायोलॉजिकल, जैविक फैक्टर पर। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इज अ टोटली कंडीशंस दैट सर्व स्टिमुलेट बिहेवियर और एक्ट टू ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो हमारे बिहेवियर, कल मैंने आपको बताया था हेरिडिटी जो होती है और इन्वायरमेंट होते हैं वे एक दूसरे को रिलेट करते ही हैं। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना, हमारा मॉडिफिकेशन करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है, जिस पर्यावरण में अपने आप को ढाल रहे हैं, तो जितने भी जो हमारे व्यवहार पर जो इसका फ़र्क, इसका हम पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारा बिहेवियर कैसा हो रहा है? मॉडिफिकेट हो रहा है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कि ये दोनों ही इक्वली रूप से ज़रूरी हैं, ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी। डेवलपमेंट भी। तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दोनों ज़रूरी हैं। अगर हमें बच्चे की ग्रोथ करनी है और डेवलपमेंट करना है तो हमें नेचर भी चाहिए और हमें नर्चर भी चाहिए। हमें इन्वायरमेंट भी चाहिए और हमें हेरिडिटी भी चाहिए। और हेरिडिटी किससे रिलेट करेगा? हेरिडिटी नेचर से रिलेट करेगा। और नर्चर किससे रिलेट करेगा? इन्वायरमेंट से। मैंने अभी आपको बताया इंडिविजुअली द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये भी सेम यही बात कह रहा है कि
जो वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, मल्टीपल फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन है। मैंने कहा ना आपसे मल्टीप्लिकेशन है बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेशन है कौन, इंडिविजुअल द रिजल्ट ऑफ विज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। डी इज इक्वल टू एच इंटू ई। तो डी क्या है, डी है डेवलपमेंट, एच क्या है हेरिडिटी, एंड ई क्या है इन्वायरमेंट। तो वुडवर्थ कहते हैं कि बच्चे की वृद्धि और विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों समान रूप से ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, वुडवर्थ ने तो ये बोल दिया, ठीक है। तो यही अब वुडवर्थ ने नेक्स्ट वाली लाइन बोली है कि इक्वली एसेंशियल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दोनों ज़रूरी हैं। तो हम कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि नेचर और नर्चर। तो नेचर जो होता है वो प्रकृति है ना, नेचर क्या है, प्रकृति है। तो वो किससे रिलेट करेगी, प्रकृति किससे मिली हुई है, हमें हेरिडिटी जो होती है हमें नेचर से मिली हुई है ना, हेरिडिटी किससे मिली हुई है, नेचर से। तो हेरिडिटी क्या है हमारी, नेचर। अगर हम बात करें नर्चर की, तो हम किसी पौधे का नरिशमेंट कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। तो नर्चर किससे रिलेट करता है, हमारा पर्यावरण से, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हुआ, इन्वायरमेंट से रिलेट हुआ, किससे हुआ, इन्वायरमेंट से। ठीक है, इन्वायरमेंट से, ठीक है, ये पर्यावरण से रिलेट हुआ। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। हमारा आगे चलेगा भाई आनुवांशिकता और पर्यावरण का मतलब, ये मैंने बाइलिंगुअल बनाया है वीडियो, तो आप देख सकते हैं। आनुवांशिकता पर्यावरण का महत्व वही है सेम जो अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश में। आनुवांशिकता को जैविक रूप से प्रसारित कारकों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एंड परिभाषित किया पर्यावरण उन परिस्थितियों का समग्र समूह है जो व्यवहार को उत्तेजित करने या व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करते हैं। मैंने अभी आपको बताया मॉडिफिकेशन बिहेवियर व्यवहार में परिवर्तन के लिए लाने के लिए कार्य करती है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी समझाया है कि वुडवर्थ ने कहा है कि बच्चे की वृद्धि करनी हो या विकास या डेवलपमेंट करना हो या ग्रोथ, तो हमें दोनों समान रूप से चाहिए ही चाहिए। कौन, हेरिडिटी भी और इन्वायरमेंट भी। और उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही क्या होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। व्यक्ति जो होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच गुणनफल का परिणाम है। अब आपको समझ में आ गया नेचर और नर्चर क्या होता है। नेचर किससे रिलेट करता है, हेरिडिटी से, और नर्चर जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है पर्यावरण से, मतलब कि इन्वायरमेंट से। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा चलेगा इन लॉज ऑफ हेरिडिटी, लॉज ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता पर्यावरण का महत्व कर चुके हैं हम, नेचर एंड नर्चर भी कर चुके हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिंदी में बता दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक बार देख लीजिए आप नोट करने के लिए। नेचर एंड नर्चर प्रकृति से रिलेटेड है और नर्चर जो है पर्यावरण से रिलेटेड है। नेचर क्या है, जो है जैसा है हमें हेरिडिटी से मिला हुआ है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नर्चर क्या है, हम किसी पौधों का नर्चर कर रहे हैं तो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट क्यों है, डेवलपमेंट जो है वह H/E है। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप ना करके उसे रोक रोक के भी नोट्स बना सकते हैं अपने। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि बच्चे की वृद्धि और विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों समान रूप से काम करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए लॉज ऑफ हेरिडिटी। लॉज ऑफ हेरिडिटी किसने दिए हैं, मेंडल, जॉन गेगर मेंडल प्रोड्यूस टू लॉ ऑफ हेरिडिटी। उन्होंने कौन सा दिया, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया है, डोमिनेंस एंड डोमिनेंस के बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दो रूल्स दिए, दिए हैं दो नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनके बारे में। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, अगर हम बात करें पहले वाले लॉ की कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, तो सेग्रीगेशन क्या कहता है, सेग्रीगेशन कहता है कि जो भी हमने इस जैसे हमने जो भी अपने जीन से एक्वायर किया है, लेकिन क्या हुआ, वो एकदम हम उसके लिए डोमिनेट नहीं हुए, हमें वो जीन से जो हमें एक्वायर करा हुआ है वो हमें मिला नहीं। उसके अंदर जैसे हमने वो जीन से जो मिला है उसके अंदर वो दिखा नहीं। जैसे बैट्समैन का बेटा बैट्समैन है तो बहुत कम बैट्समैन ही तो बन पाते हैं, तो उसके अंदर हर किसी के अंदर तो दिखेगा नहीं।
तो हो सकता है कि दिख जाए, हो सकता है नहीं भी दिखे। तो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन है, उसमें शायद दिख जाए। तो इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन से मतलब आप समझ सकते हैं, सेग्रीगेशन को बोलते हैं हिंदी में पृथक्कीकरण। इसे बोलते हैं हिंदी में पृथक्कीकरण। ठीक है, तो सेग्रीगेशन मीन्स पृथक्करण मतलब अलग। और हाँ, हम बात कर रहे थे, अगर कोई भी जीन से जो हमें मिला हुआ है, एक्वायर हमने कर लिया है, हम उससे डोमिनेट नहीं है, तो वो जीन्स जो है वो उसके अंदर नहीं दिखा, तो हो सकता है वो आगे आने वाली पीढ़ी में दिख जाए। जैसे इस जनरेशन में नहीं दिखा, तो हो सकता है अगले जन उसके दादा बन जाएं तो उनकी उनकी जनरेशन में दिखे, तो आगे आने वाली जनरेशन में दिखे, हो सकता है। जैसे हमारे दादाजी हैं, आपने दादाजी को तो देख रखा है, दादाजी को अगर कोई बीमारी है तो हो सकता है कि उनके बेटे को भी वही बीमारी हो, तो हमारे पिताजी को भी वही बीमारी हो, ना तो ना हो, है ना, हो भी और ना भी हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अगर हमारे दादाजी को कोई बीमारी है तो हमारे पिताजी को हो, ये पॉसिबिलिटी कम बन सकती है कि उनको भी ये बीमारी हो। हाँ, लेकिन हो सकता है कि अगली जनरेशन जब आए तो उसके अंदर ये बीमारी देखने को आपको मिल सकती है, जैसे कि जो भी कोई भी अनुवांशिक हेरिडिटी से रिलेटेड बीमारी हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ हमने पढ़ा था अभी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका हिंदी में भी बाइलिंगुअल है, मैंने आपको बताया बाइलिंगुअल वीडियो बनाई है, तो पृथक्करण और प्रयुक्त का नियम आप इसे पढ़ लीजिए। यदि एक जीन के लक्षण एक पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे मर जाते हैं, नहीं मतलब मर नहीं जाते हैं, वो न्यू जनरेशन में ज़रूर आ सकते हैं, जो न्यू जनरेशन आएगी उसमें वो जीन्स आ सकते हैं। ठीक है, भविष्य की पीढ़ी, ये दो मुख्य, ये प्रमुख हो सकता है, भविष्य की पीढ़ियों में ये प्रमुख हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, माना हमारे घर में सबकी हाइट अच्छी है, ठीक है, आपके घर में, इसमें दिस लॉ एक्सप्लेन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट्स। तो मान लो, ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि मान लो जो है सबकी हाइट अच्छी है, ठीक है, सब लंबे हैं, लेकिन एक ट्रेट की हाइट कैसी रह गई, वो सेम नहीं है, तो आप ट्रेट जो है वो डोमिनेट है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हाइट सेम होगी, उसका कलर सेम होगा, वो दिखने में डिफरेंस हो सकता है, तो इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस लॉ एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट्स, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस कोई भी, नोट इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। इसमें आप समझ लिया ना, जैसे भाई हमारे घर में सबकी हाइट सेम है, सबकी हाइट अच्छी है, लेकिन क्या हुआ, एक ट्रेट की हाइट अच्छी नहीं है, तो वो ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है, तो हम कहेंगे वो डोमिनेंट है, उसको कोई उसकी एज नहीं, उसकी जो हाइट है वो अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हाइट सेम नहीं है तो उसका कलर सेम होगा, वो दिखने में डिफरेंस हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो भी सकता है कि उसका कलर सेम होगा तो वो दिखने में डिफरेंस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने आपको हिंदी में स्वतंत्र प्रगीकरण यह नियम बताता है कि आनुवांशिक लक्षण का वितरण अन्य लक्षणों के वितरण को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। ये हम आप अभी आपको पढ़ाया है मैंने। ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।